एड्रेस गलत डाला है ना। अदरवाइज नहीं, वैकेंसी इंक्रीज होने की तो खैर मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही मेरी तरफ से। ऐसी कोई, मतलब मेरे पास ऐसी कोई ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, ना ऐसी कोई मुझे संभावना नजर आ रही है। अ, देखिए, प्रत्येक वर्ष एसएससी प्रत्येक वर्ष एग्जाम लेती है, और पिछले 3-4 वर्षों से लगातार अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसी है वो काफी ज्यादा आई है। नहीं तो यदि आप 2016, 17, 18 की वैकेंसीज उठा के देखेंगे, 18 तक तो बहुत ही कम वैकेंसी जाती थी, मतलब 110, 120, कई बार 100 से नीचे की वैकेंसी जाती थी। तो 18 के बाद वैकेंसीज काफी सुधरी हैं, और 19, 20 और 22 और 23, इन 4 वर्षों में अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। आप सब जानते हैं कि एक मंत्रालय में, एक डिपार्टमेंट में, एक विभाग में जेटीओ, एसटीओ और एडी, मतलब या तो एक वैकेंसी होगी, छोटा डिपार्टमेंट है तो, बड़ा है तो 2 होंगी, या बहुत बड़ा है तो 3 होंगी, इससे अधिक वैकेंसी होती नहीं है। तो मतलब लिमिटेड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है, तो लिमिटेड वैकेंसीज भी हैं। और आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से वैकेंसीज आई हैं, तो अब हालांकि अगर मैं ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगले साल से आप इतनी वैकेंसी जाए, इसकी उम्मीद भी मुझे थोड़ी थोड़ी कम ही लग रही है। हो सकता है कि वैकेंसी, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हो गई, इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष और कम हो सकती है। इसलिए जितने लोग प्री में क्वालिफाई किए हैं, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है इस साल। एक बहुत गोल्डन चांस आप सब लोगों के लिए, क्योंकि वैकेंसी इस साल तक बहुत ज्यादा है, अगले साल से इसकी संख्या कम होगी। तो अब आधा तो आपने कर लिया, मतलब क्रिकेट मैच के 2 पार्ट होते हैं, बैटिंग और बॉलिंग का, तो एक पार्ट तो आपने बढ़िया कर लिया। अब दूसरे पार्ट में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। जितना वेटेज आपके पहले है, उतना ही वेटेज कहीं ना कहीं आपके दूसरे पार्ट का भी है। कोई ऐसा ना सोचेंगे कि अरे पहला पार्ट का वेटेज ज्यादा होता है, दूसरे में तो चलो निकल ही जाएगा। इस बार एसएससी यूं ही छोड़ने वाली है नहीं पहले की तरह, ठीक है ना। और इसका अंदाजा आप सभी लोगों को प्री में लग गया होगा, मतलब पेपर 1 में आप सब लोग ये बात समझ गए होंगे कि चीजें बदल रही हैं, स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, और उसी अकॉर्डिंग जो है एग्जाम का लेवल भी चेंज हो रहा है। तो जैसा कि मैं बराबर कहता आया हूँ कि पैसेज इस बार अनुवाद के लंबे होंगे, और जो ऐसे लिखने के भी पैसेज होंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए आपको उसी स्तर की तैयारी करनी है। आपके पास, अगर मैं बीच में 2-4 दिन आप किसी कारणवश बिजी हो जाएंगे, या फेस्टिवल्स आ गया, या शादियों का मौसम चल रहा है, तो 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट शादियां आपके लिए आ जाएंगी, तो अगर उन 2-4 दिनों को मैं निकाल दूं, तो लगभग लगभग आपके पास 30 का समय बचा है। इसीलिए मैंने 30 डेज स्ट्रेटेजी प्लान की बात करी, 35 डेज की बात नहीं करी। 30 दिन आपके हाथ में है, और बहुत होते हैं अगर आप लोग ईमानदारी से 30 दिन मेहनत कर दें। जिन मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे, जिन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, यदि उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप मेहनत करें, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इस एग्जाम को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और हम सब लोगों का जो एक लक्ष्य है कि हमें ये नौकरी, यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का ज्वाइनिंग लेटर अगले साल हमारे हाथ में हो, आसानी से आपके हाथ में आ सकता है। ठीक है। इससे पहले, सबसे पहले हमारे साथ लगभग पिछले 1 साल से जुड़ी हुई है कामनी गुप्ता जी। उनका आज चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ, और मैं आज इस ओपन प्लेटफॉर्म से हमारे पूरी टीम की तरफ से, पूरे सेशन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। शायद आज वो इस सेशन में नहीं हुआ, आज वो बहुत खुश थी। स्पेशली मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ उनका नाम, और उनकी सफलता। बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। अगर पिछले 1 वर्ष की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े, हमारी टीम के साथ जुड़े, इस जो हमारा आरएपीसी सेशन है उसके साथ जुड़े, अक्ष फाउंडेशन के साथ जुड़े, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। लेकिन मैं स्पेशली इनको इसलिए मेंशन आज कर रहा हूँ। कामिनी जी आज हैं सेशन में, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हूँ? नहीं होंगी आज वो, बहुत मतलब सुबह से ही आज वो अपनी सफलता को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि वो कई बार असफल हुई हैं, कई बार। मतलब चूंकि मैं जानता हूं एज ए मेंटर, मैं उनके साथ बहुत उनके संपर्क में रहा, लगातार टच में रहा, और हर बार जब उनका रिजल्ट नहीं होता था, फाइनल लिस्ट में, फाइनल सूची में उनका नाम नहीं आता था, तो वे बहुत हताश होकर मुझे फोन करती थी। ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप दुखी होते हैं, हर कोई होता है।
तो दुखी होकर वो मुझे फोन करती थी और फिर हम लोग बातचीत करते थे, मैं उन्हें थोड़ी सी काउंसलिंग करता था कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है ऐसा। और फिर वो एक नए सिरे से, नई प्लानिंग के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ में फिर से वो प्रयास शुरुआत करती थी। और इन सारे जो प्रयास उन्होंने किया, इन सारे प्रयासों का एक सफल नतीजा, एक सफल आज उन्हें मिला और आज उनका एक सिलेक्शन एनएचपीसी के अंतर्गत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पे हो गया। सो उनको भी ढेर सारी बधाई। वो आज इस सेशन में नहीं है, इसके बावजूद भी उनको ढेर सारी बधाई हमारे पूरे परिवार की तरफ से, इस पूरी टीम की तरफ से। चलिए अगला ये कि जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक संडे को एक मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम अनुवाद और एसे, ये मतलब 2 अनुवाद के पैसेज और 2 एसे। सो अभी हम लोग एक एक वीक ऑल्टरनेटिवली ये कर रहे थे। अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग 2-2 घंटे का मॉक करेंगे। अभी हम लोग 1-1 घंटे का मॉक कर रहे थे, नेक्स्ट वीक से हम 2-2 घंटे का मॉक शुरू कर देंगे। सो इसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है और सबसे अच्छे मार्क्स जो आए हैं वो विजेंदर जी हैं, जिन्होंने 72 मार्क्स आउट ऑफ 100 उनको मिला है। विजेंदर जी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा। सो विजेंदर जी आपको बहुत बहुत बधाई। शिव शंकर जी ने 71 मार्क्स स्कोर किया है और सिमरन जी 68, शिखा मिश्रा जी 66, और भी लोग हैं, ये तो मैंने जस्ट एक स्क्रीनशॉट लिया था। 71 और 68 के बीच में भी कुछ लोग हैं, अगर मैं आपको बता सकूं तो हाँ 68 है, अंकिता सिंह जी हैं 68 पे, 68 पे, 66 पे शिखा मिश्रा जी हैं, 68 पे सिमरन जी हैं, ठीक है। और इस तरीके से स्कोर हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने केवल एक ही अनुवाद किया। समय मैनेजमेंट, सही समय प्रबंधन वो नहीं कर पाए। ये एक बहुत कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपने करना है, तो इसका आपको ध्यान देना है। बाकी सभी लोगों के जो आप लोगों ने अनुवाद किया, माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे का था, इस बार मॉक हमने ऐसे का किया था। जो भी ऐसे आपने लिखा है सभी लोगों ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक जो भी गलतियां मुझे लगी, उन गलतियों को मैंने मार्क करके आपको भेजा है। वर्तनी मिस्टेक यदि आपने कहीं किया है, आपका सेंटेंस कंपोजिशन यदि आपका सही नहीं है, तो जो भी आपने एरर किए उसको हमने मार्क करके और पर्सनली आपके ईमेल पे सारे इंफॉर्मेशन चले गए हैं, उसको देखें। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको कोई समस्या लग रही है कि सर आपने क्या लिख दिया, इसको कैसे करना है, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप मुझसे पूछ ले, मुझे संपर्क कर ले। लेकिन जो भी पॉइंट आपको बताए गए हैं उनको इम्प्रूव अवश्य करें, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो 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 जिसमें आप बैकफुट पे हैं, उसको यदि आप इम्प्रूव कर लें तो आपका ऐसे बहुत अच्छा और बहुत स्तरीय ऐसे हो जाएगा। जैसे कि विजेंदर जी का ऐसे था, जैसे कि शिव शंकर जी ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा था। मैंने कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट भी कल आप लोगों को शेयर किए थे, जो बातें मैंने कल बताई थी, राइट अप्रोच टू ऐसे राइटिंग। कल हमने सेशन किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको ऐसे की एक प्रेजेंटेशन जो होती है उसका कितना वेटेज होता है और उसे आपको कैसे इंप्रूव करना है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, एक जस्ट सैंपल के लिए मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी कल शेयर किए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। सो इससे काफी कुछ आपको सीखने और समझने का मौका मिला होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं हमारा अगला बुक के ऊपर। आज अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के लिए प्री बुक और रहेगा। उसके बाद में, आज वैसे प्री बुक हमने क्लोज कर दिया था, बट काफी सारे मैसेज आए थे कि नहीं सर आज के लिए ओपन कर दें। तो चूंकि हमने अभी प्लान ये था कि आज से हम लोग शुरू कर देंगे डिस्पैच करना, बट नहीं हो पाया, तो डिस्पैच मंडे से होगा। कल तो बंद रहेगा, तो मंडे से डिस्पैच होना शुरू होगा। इसीलिए हमने आज के लिए और इसको रखा है ओपन। मंडे से ये फ्लिपकार्ट पे नहीं, सॉरी, फ्लिपकार्ट पे भी, हाँ, और अमेजन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आ जाएगा, तो उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। बट इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, ये 195 या 225, वो अभी उनके कुरियरिंग चार्जेस के हिसाब से क्या है उसके हिसाब से वो तय होगा। तो उस प्राइस में आपको ये मिलेगा कुछ दिन तक। तो जिन लोगों को भी ये बुक ऑर्डर करनी है, इसके बारे में क्या है, इसके अंदर में कंटेंट क्या है, इसका पूरा एक ग्लिम्स ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह में सब कुछ, पूरी बुक की मैंने आपको एक ग्लिम्स दे दी है। इसके कंटेंट पूरे दे दिए हैं, वो आप लोग हमारे चैनल पे, जो हमारा अक्ष फाउंडेशन का चैनल है, उस पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन जो है इसके कवर पृष्ठ पे है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। आज का
जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे, जो राइट अप्रोच टू ट्रांसलेशन, कल का जो हमारा पोर्शन था जो रह गया था, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेएसटी पेपर 2 के लिए हमारा ट्रांसलेशन के लिए एग्जैक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, इवैल्यूएशन किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए होता है। सो इसे आपको ध्यान में रखना है। कल संडे है, कल संडे हमारे लिए, हम सब लोग के लिए मेगा इवेंट्स जो होता है हर संडे को हम लोग करते हैं। तो कल संडे को हमारे क्या क्या इवेंट्स हैं एक बार हम वो जान लेते हैं। एक तो हमारा पेपर 2 का मॉक टेस्ट होगा, आरएफएससी मॉक टेस्ट। कल अनुवाद का मॉक टेस्ट है। कल का मॉक टेस्ट भी 1 घंटे का आपका होगा। अगले संडे से आपका मॉक टेस्ट 2 घंटे का होना शुरू हो जाएगा। तो अनुवाद का मॉक टेस्ट है मॉर्निंग। अब बंटी शर्मा जी लास्ट में हम लोग एक बार पूछ लेंगे, एक बार हम इस सेशन को कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, फिर एसएससी रिगार्डिंग जो भी आपके प्रश्न है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम कल हमारा मॉक टेस्ट है, 10 बजे से मॉक टेस्ट शुरू होगा एज यूजुअल और 11 बजे तक चलेगा। 11:15 में सबमिशन क्लोज हो जाएगा। सो 11:15 11:20 तक का प्रयास करें अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर देने के लिए। जिन लोगों का मॉक टेस्ट सबमिट होगा उन्हीं का हम इवेलुएट कर पाएंगे। यदि आप पर्सनल से व्हाट्सएप पे भेजेंगे, वहां पे इवेलुएट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पढ़ जरूर लेता हूँ, लेकिन मार्किंग और इवेलुएशन वहां पे हो नहीं पाता है, क्योंकि एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू हमें करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा कल का एक और इवेंट जो हमारा यूपीएससी के लिए हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जो लाइव मॉक इंटरव्यू चलता है हमारा हर संडे को, तो कल लाइव मॉक इंटरव्यू है। 2-3 लोगों के नाम मेरे पास कंफर्म हो चुके हैं। बाकी जिन लोगों की भी लिस्ट में नाम है, जो लिस्ट मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करी है, वे लोग अपना अपना बायोडाटा भेज देंगे। तो कल उनका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा 11 बजे से, ठीक है। तो 11 बजे से पहले आपको 5 मिनट पहले लिंक मिल जाएगा और 11 बजे से आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये कल के हमारे इवेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो आज के जो महत्वपूर्ण 2 मुद्दे हैं, एक तो ये कि अगले 30 दिनों तक हमारी जो तैयारी है वो किस प्रकार से हमें करनी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा ट्रांसलेशन के लिए एक एग्जैक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हमारी होनी चाहिए, इससे हम शुरुआत करते हैं। चलिए। कितने लोगों को लगता है कि 30 दिन बहुत कम समय है एक एग्जाम के सटीक सही प्रिपरेशन के लिए, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 30 दिन काफी समय है, 30 दिन में बढ़िया प्रिपरेशन किया जा सकता है? सर मुझे सर निबंध के मतलब निबंध में सर लगा है कि मतलब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्रांसलेशन कर लूंगा सर। निबंध में नहीं कर पाएंगे? आपको क्यों ऐसा लगता है कि निबंध में नहीं कर पाएंगे? सर क्योंकि सर मुझे पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा सर। अगर नोट्स बनाना शुरू करता हूँ निबंध का तो पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है सर। अच्छा, निबंध के लिए नोट्स क्यों बनाना है, क्या बनाना है? सर निबंध जैसे चलिए लिखना, अगर दो चलिए, दो दो तीन तीन ठीक है अगर लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अब आता हूँ इस मुद्दे पे कि देखिए 30 दिन का समय बहुत अच्छा एक समय है आपके लिए, क्योंकि अभी तक जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना, इस प्रिपरेशन में क्या था कि आपके दिमाग में था कि ठीक है मेरा रिजल्ट आने वाला है, ठीक। अब आपका रिजल्ट आ चुका है। अब हालांकि डेट हमारे सामने था 31 दिसंबर, तो हमारे सामने पहले से हमें पता लग चुका था। इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया था कि डेट हमें पहले बता दिया, तो डेट तो हमारे सामने था, पर हम कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे। वैसे जिनके अच्छे मार्क्स थे 150 से ऊपर जिन्होंने स्कोर किया था, उनके लिए तो कोई शंका की बात थी नहीं। पर जो लोग 150 से नीचे थे, 140 से नीचे थे, 130 के आसपास थे, वे लोग सशंकित थे। और उनकी शंका कहीं ना कहीं सही भी हुई, क्योंकि 135 के आसपास का कट ऑफ गया, आप सब जानते हैं। कट ऑफ हायर एंड में गया है। तैयारी लोग बहुत अच्छे स्तर की तैयारी चल रही है, इसका मतलब ये है। हम लोगों ने भी जिस स्तर की तैयारी करी थी आप सभी को पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि समय के साथ में कंपटीशन लेवल बढ़ता जाएगा, और उसी तरीके से एग्जाम के पैटर्न भी चेंज होते जाएंगे, एग्जाम का लेवल भी चेंज होता जाएगा। और एक बात हम सबको जो समझना है कि हमें हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं आपको कि अभी तक पिछले कई वर्षों का, अभी जो मैं आपको जो हमारी तरफ से जो हमने बुक तैयार करी है अनुवाद अभ्यास की, उसमें पिछले 7-8 वर्षों का जो अनुवाद है, जो पूछे गए पैसेज हैं, उन पैसेजेस को और उनके अनुवाद को हमने संकलित किए हैं। तो यदि आप पढ़ेंगे तो कहीं से भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ ट्रांसलेशन या पैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इस बार शायद
एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर के भी ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिए जाए। जैसे पिछले 2 वर्षों से फिलोसफिकल पैसेजेस पूछे जाने लगे, जो आपको एक बार की पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। अगर उससे पहले आप 2016, 17, 18 के पैसेजेस देखें तो इतना मुश्किल नहीं है समझना, इतना मुश्किल नहीं होता है। आप पढ़ के एक बार में उसके भाव समझ जाते हैं, आपको मतलब जो मीनिंग है आप वो पकड़ पाते थे। लेकिन अगर पिछले 1-2 वर्षों का देखें, आप 2022 का देखें, 2020 का देखें, तो इसमें इस स्तर पे ये थोड़ा सा मुश्किल किया गया। तो हो सकता है कि इस बार शायद यह जो एक लेवल है ना, अनुवाद के पैसेज का, इसे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। एक बात तो सर्टेन है कि आपका जो पैसेज, आपके जो पैसेज का लेंथ होगा वो तो अवश्य बढ़ेगा, पैसेज बड़ा होगा। यानी कि पहले जो होता था कि हम 30 मिनट में एक पैसेज को 30 मिनट से बहुत पहले अनुवाद कर लेते थे, और हम 30 मिनट में से 10 मिनट तक भी कई सारे लोग बचा ले जाते थे ऐसे के लिए। वह अब होने वाला नहीं है, आपको समय लगेगा। 30 मिनट का 30 मिनट समय आपने अनुवाद में आपका लग जाएगा, यानी कि लंबा पैसेज आपको एक्सपेक्ट करना है, वो तो होगा ही। उसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल या साइंटिफिक इस तरह के पैसेज अभी तक जो नहीं पूछे गए वो पूछ दिए जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हो सकता है जिस तरीके से एसएससी और बाकी अन्य जो भी एग्जामिनिंग बॉडी है जिस तरीके से पैटर्न लगातार चेंज कर रहे हैं, तो हमें इन अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अभी किसी ने पूछा था सर डेट बढ़ने की संभावना क्या है क्या? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट फिलहाल नहीं कर सकता हूं। सभी लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन डाले हैं, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है, वो तो समय बताएगा। हमें 31 दिसंबर को फुल एंड फाइनल मान के चलना है, हमें अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस अब आपने शुरू कर देना है। अभी तक जो लोग भी थोड़े बहुत रिलैक्स थे कि ठीक है कर लेंगे, तो अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको प्रतिदिन पैसेज मिल रहा है, और जैसा कि आप लोगों ने कहा था, जैसे हमारा प्लान ये था कि वीक में हम केवल 2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, पर आप लोगों ने कहा कि नहीं सर आप प्रतिदिन ऐसे के टॉपिक दें, तो हम अब प्रतिदिन आपको ऐसे के टॉपिक दे रहे हैं, और कंटेंट भी आपको ऐसे के जो टॉपिक हैं उनको मिल रहे हैं और आगे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसे जो है प्रतिदिन लिखें 2 ऐसे, और प्रतिदिन आप अनुवाद करें। अब जैसे किसी ने कहा था समय की कमी है, तो अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई जॉब करके तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए तो समय की कमी बोलना ही पाप है, तो बोलना ही नहीं है। क्योंकि जब आप तैयारी ही कर रहे हैं और अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि अगला 30 दिन आपके पास में है, तो इस समय तो आपको बाकी सारी चीजों को साइड करके हाशिए पे रख के आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है इस 30 दिनों के अंदर में पेपर 2 की तैयारी के लिए। और कैजुअल तो इसको बिल्कुल भी आप ले नहीं सकते, बिल्कुल भी कैजुअल ले नहीं सकते हैं कि चलो तो ऐसे ही तो लिखना है, लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बाकी जो लोग पार्ट टाइम में, यानी कि जो नौकरी करते हुए या कहीं ना कहीं काम करते हुए कर रहे हैं, उनके पास में भी उनको भी समय निकालना है, उनको भी समय निकालना है, और उनको भी समय निकाल करके और एक शेड्यूल बना करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब मेरा यहाँ से लिटरली रेगुलर प्रैक्टिस है कि आपने रोज करना है। अभी तक हम सिर्फ कहते आए हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, कुछ लोग करते हैं लेकिन सभी लोग नहीं करते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, मैं लगातार आप लोगों से टच में हूँ, मैं लगातार आपके असाइनमेंट्स देख रहा हूँ, सो मुझे पता है। इसलिए अब आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कह के निकल जाते हैं कि सर हम तो करते हैं अनुवाद लेकिन हम उसे क्लासरूम में नहीं अपलोड कर पाते हैं या टर्न इन नहीं कर पाते हैं, तो मेरी आप लोगों से ये आग्रह है, मेरा आग्रह है कि भले ही आप उसे अपलोड ना कर पाए प्रतिदिन वाले, लेकिन कम से कम उसे टर्न इन जरूर कर दें। ठीक है, नहीं तो अब मेरे फोन भी जाने शुरू होंगे आपके पास में, भाई क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए और फिर फोन में ऐसे नहीं करूंगा, रात को 12 बजे करूंगा। तो अब आप लोग समझ जाओ कि रात को 12-1 बजे फोन में करने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास उसी समय मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए फिर मुश्किल होने वाला है। तो यदि आप लोग नहीं चाहते हो, है ना, शांति से आप लोग रहना चाहते हो, तो टर्न इन कर दिया करो डेली। रात को 12 बजे तक का समय भले ही रहता है, लेकिन आप प्रयास करो कि 8-9 बजे तक टर्न इन कर दो। मैं डेली प्रतिदिन देखूंगा अभी खोल करके आपका एप्लीकेशन की भी आपने टर्न इन किया है कि नहीं किया है, कितने लोगों ने किया है। मैं बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता हूँ, जैसे उसमें ना एक मिसिंग मिसिंग करके आता है, आई डोंट वांट यू टू बी मिसिंग। ठीक है ना, आपको टर्न इन करना है। तो ये बिल्कुल 100% फोकस करके, बिल्कुल कमिट करके आप लोग जो है ये रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन वाली जो बात है, अब केवल कहने और सुनने के लिए नहीं, इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। अब समय आ गया है। ठीक है, इसी समय के लिए हमने ये फ्रेज बनाया है, रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। ठीक है, सो ध्यान रखना कि अब नहीं तो कब। ठीक है ना, सो रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन इज द की टू डेफिनेट सक्सेस। जो लोग करेंगे, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है
मैं अगर विजेंद्र जी हैं इस सेशन में, विजेंद्र जी, कई सारे लोग हैं, विजेंद्र जी हैं और भी कई सारे लोग हैं। विजेंद्र जी को हमने 72 नंबर उनको मैंने स्कोर मार्किंग दिया है, और यदि मैं प्रयास करूं आप लोगों को एक बार दिखा पाऊं तो मैं दिखाता हूं कि उनका एसे का जो लेवल है, ठीक है, वो बहुत दिनों से जुड़े हैं हमारे साथ में, और हमने लगातार उनके एसे में इम्प्रूवमेंट देखी है। और हम कहते हैं कि भाई राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती, उन्होंने अपनी राइटिंग भी काफी इंप्रूव करी है, लिखने का तरीका काफी इंप्रूव करा है। मैं एक बार प्रयास करता हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो एक बार मैं प्रयास करता हूँ दिखाने का, और आप देखें कि केवल अ, मतलब प्रैक्टिस करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से कितना फर्क आ सकता है। हाँ, चलिए, मैं ओपन हो रहा है, मैं थोड़ा सा, 1 मिनट का समय लगेगा। ओके। हम्म, हम्म। ठीक है, आप लोगों को शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब आप देखें, जो चीजें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, या कल जो मैंने आपको बताया था, आपका अलाइनमेंट आप देखें, ठीक है, ऐसा लग रहा है ऐसे स्केल रख करके लेफ्ट और राइट में लिख दिया गया है। आपने बढ़िया तरीके से एक शानदार कोटेशन के साथ में आपने अपने एसे की शुरुआत करी। और आप देखें ना, कोई भी शब्द पढ़ने के लिए इवेल्युएटर को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द से शब्द के बीच का डिस्टेंस बहुत ही उपयुक्त है। जब आपने पैराग्राफ चेंज किया तो आपने एक लाइन छोड़ी बीच में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ताकि समझ में आए कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। ठीक है, आप देख पाए, बहुत ही बेहतर एक, मैं अगर कहूं कि ये जो प्रेजेंटेशन है, अब इस तरह का जब प्रेजेंटेशन सामने जाएगा, एग्जामिनर के सामने जाएगा, तो इवेल्युएटर के सामने जाएगा, तो नो डाउट मतलब 8-10 मार्क्स तो ये हमेशा आपको मतलब वो एक्स्ट्रा एडवांटेज में रहोगे, है ना, हमेशा एडवांटेज में रहोगे। जैसे ही कॉपी खुलेगी सामने ना, और इतना बढ़िया, इतना साफ सुथरा प्रेजेंटेशन दिखेगा। अगेन, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सुंदर राइटिंग है इसलिए, ये प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आप अलाइनमेंट देख लीजिए, आप शब्दों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, कहीं कोई कटपीट नहीं हुआ है ना, हुआ भी है तो बहुत ही साधारण हल्का, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप देखते जाए, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस नहीं, देख करके यस साफ सर। नहीं सूंघ गया सभी को? अरे, कंपटीशन बढ़ नहीं रहा है। सर, हाँ, है ना? बहुत ही बढ़िया है सर। यस सर। हाँ सर, दिखेगा थोड़ा नहीं, थोड़ा सुन गया। थोड़ा थोड़ा सूंघ, थोड़ा थोड़ा सूंघ गया। देखिए, इन्होंने एक जगह बीच में एनईपी लिख दिया है ना, ठीक है, मैंने लिखा इट्स ओके, नो इशू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एनईपी को एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति एनईपी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, उसी तरीके से उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया है। हालांकि हमें अवॉइड करना है, हालांकि अवॉइड करना है, बट कहीं कहीं इन एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट ठीक है, चल जाएगा, बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। आप देखिए, देखिए अलाइनमेंट एक ऐसी चीज होती है ना जो बहुत बड़ा फर्क डालती है, बहुत बड़ा फर्क डालती है। ठीक है, अलाइनमेंट, आप देखें अलाइनमेंट, तो मैं देखा था बीच में कुछ लोगों ने कल के ही मॉक में अलाइनमेंट बोल के दोनों तरफ लाइन खींच दिया था। नहीं, लाइन खींच के अलाइनमेंट नहीं करना है, लाइन खींच के अलाइनमेंट नहीं करना है। उसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आज मैं फिर बताने का प्रयास करूंगा कि अलाइनमेंट आपने कैसे करना है। ठीक है, तो अलाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सो ये एक मैंने जस्ट आपको डेमो दिखाया, मैंने आपको एक, हाँ, ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आपके अनुवाद के साथ, आपके ऐसे कंटेंट के साथ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर।
जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। हाँ, तो मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा था, ये मैंने कॉपी जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखाई कि विजेंदर जी जो है इन्होंने, हाँ ये इन्होंने, इनको मैंने कमेंट दिया था, कमेंट देने के बाद में इन्होंने लिखा है कि सर आपके मार्गदर्शन के कारण ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, यदि हमें सफलता मिलती है तो, मतलब खैर ये तो ठीक है, पर जो मैंने देखा है, अगर मैं जो कहूँ कि एक बहुत रेगुलर इन्होंने प्रैक्टिस करी है और लगभग लगभग इन्होंने अमूनम सारे प्रैक्टिस सेशन इन्होंने अटेंड करे हैं, सारे असाइनमेंट्स उन्होंने किए हैं। जो भी असाइनमेंट्स मुझे मिलता है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंटली अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं, तो जो लगातार कर रहे हैं उसका आपको इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। जब लगातार आप लिखते जाओ, आप खुद 4-5 दिन से जो लिख रहे होंगे, 10 दिन से लिख रहे होंगे ना, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10 दिन पहले जो आप लिख रहे थे, आपके जो कंटेंट थे, आपका जो कंपोजिशन था, आप जो सोच पा रहे थे ना, उसकी सोचने की भी स्पीड बढ़ गई है, सोचने का भी कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका क्वांटम बढ़ चुका है, आप जब अब ज्यादा सोच पा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब कैसे आएंगी? रेगुलर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करने से आएगा। आपको अब लिटरली शुरू कर देना है। इसके अलावा आपको अपनी राइटिंग एबिलिटी भी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे आपको लगातार लिखने हैं। आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, कलम तो हम छूते ही नहीं है। हम ऑफिस में जाते ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, दिन भर कंप्यूटर में किटपिट किटपिट, सारा काम कंप्यूटर में होना है, ठीक है। तो ज्यादातर पढ़ाई कंप्यूटर में हो रही है, मोबाइल में हो रही है आजकल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत दिनों तक कलम और कॉपी नहीं छूते हैं। मतलब पढ़ाई के बाद जब आपने एमए का एग्जाम फाइनल लिख दिया, उसके बाद में आपको बहुत लिखने की कोई आवश्यकता इतनी पड़ी नहीं। लेकिन यहाँ आपको 2 घंटे लगातार लिखने हैं, कंटिन्यूअस 2 घंटे आपको लिखना है। तो उस लिखने की जो प्रैक्टिस है, ना केवल लिखने की, बल्कि तेजी से लिखने की और साफ सुथरा लिखने की। 500 1000 शब्द तो आपको ऐसे में लिखने हैं, और उसके बाद आपको अनुवाद करना है। तो इतना आपको एक साथ 2 घंटे के अंतर्गत लिखना है। तो आपको लगता है प्रैक्टिस के बिना उतना अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। होता क्या है कि शुरू में तो आप अच्छा लिखते हैं, इवन वैसे लोग जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, फिर उन लोगों का भी जो फर्स्ट हाफ होता है वो अच्छा होता है। सेकेंड हाफ तक जाते जाते उनकी राइटिंग तो इतनी इतनी ज्यादा, मतलब पूरी एकदम वो डॉक्टर वाली राइटिंग हो जाती है, और वो बाद में लास्ट में पढ़ते हैं तो खुद ही समझ में आता है कि मैंने क्या लिख दिया, जबकि उनकी राइटिंग वैसे अमूनम अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय का प्रेशर होता है, आपको 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना है, और आपको पता लग गया कि मेरा अनुवाद करते करते ही मेरे 1 घंटा से ऊपर का समय निकल गया, पूरा का पूरा ऐसे बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी राइटिंग खराब होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 घंटे में 4 चीजें लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है। इसीलिए इन 30 दिनों में आपको इस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि आप तेज गति से 2 घंटे में ये चारों यानी कि 2 अनुवाद और 2 ऐसे आप कर सकें। आप बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा के बैठे, 10 बजे बैठे, 12 बजे तक आप इसको करें। ऐसा नहीं है कि सुबह आपको मैं असाइनमेंट 7 बजे दे देता हूं तो आप रात को 11 बजे तक करते रहें। जब भी करें 2 घंटे में करें, ईमानदारी से। संडे को मॉक टेस्ट में तो खैर मैं वो करा लेता हूं आपसे, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, कि भाई आप 2 घंटे में करोगे तो आपका इवेल्युएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग सर इवेल्युएशन कर दें करके आप लोग 2 घंटे में कर लेते हो। तो बाकी दिन भी आपको यही मॉडलिटी अपनानी है, इसमें छोड़ना नहीं है आप, कि नहीं जब मर्जी सुबह में ऐसे लिख लिया, दोपहर में हमने जो है खाना खाते खाते अनुवाद कर लिया, और शाम को चाय पीते पीते दूसरा ऐसे लिख लिया। तो ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे के अंदर में, न कि सिर्फ संडे को, बल्कि प्रतिदिन अब आपको ऐसा करना है। अब से पहले ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी हमने इसको रिलैक्स रखी थी कि ठीक है आप दिन में कभी भी कर सकते हो, पर अब ऐसा नहीं करना है। क्योंकि 2 घंटे में वो 4 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी है अगले 30 दिनों में, इतना कि आपको 30 दिसंबर आते आते इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं एक ही तरह की राइटिंग में पूरे 2 घंटे में अनुवाद और ऐसे पूरा पूरा लिख सकते या लिख सकते। इससे आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। पिछले बार के एग्जाम में मुझे याद है बहुत सारे लोगों की एक कंप्लेन थी मुझसे, मतलब वो लोग मुझसे कह रहे थे कि सर हम दूसरा वाला ऐसे आधा लिख पाए, या दूसरा वाला ऐसे लिख ही नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के चयन नहीं होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वे मतलब चौथा क्वेश्चन वे लोग पूरी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं कि वह रिपीट इस बार ना हो, तो आपने, जी ब्रह्मानंद जी का ट्रांसलेशन ही रह गया था, ऑब्वियस सी बात, चौथा रह जाएगा आपका। 3 तो आप निपटा लेंगे, चौथा में आप रह जाएंगे। तो चौथा तो 50 नंबर का है ना, चौथा रह गया तब तो आप भूल ही जाइए सिलेक्शन आपका। सिलेक्शन के लिए सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें आती हैं।
आपने 3 में एकदम हीरे मोती जड़ दिए, कुछ भी लिख दिया आपने, एकदम दुनिया के सारे कंटेंट ला के डाल दिए, बेस्ट अनुवाद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंतिम सूची में नहीं होंगे, आप लिख के ले लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक स्विफ्ट राइटिंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है, साफ भी लिखना है और स्पीड भी आपको मेंटेन करनी है। वो कैसे पता लगेगा कि कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कितना तेज लिखना है, कैसे पता लगेगा कि कितने मिनट में मुझे एक पेज भर देना है? जब आप रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीजें आप खुद समझते जाएंगे कि मुझे इतने देर में एक पेज भर देना है, इतने देर में दूसरा पेज भर देना है, 3 6 पेज का ऐसे और लगभग 2 पेज का अनुवाद, 8 पेज आपको लिखने हैं 4 घंटे के अंदर, माफ कीजिएगा 2 घंटे के अंदर। ये 8 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो इतना आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे के अंदर। ये आपका टारगेट, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। केवल नॉलेज आपके पास है, स्किल केवल मतलब कंटेंट आपके पास में है, इससे आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें बहुत वैसी बातें जिन पे आप में से बहुत लोगों का ध्यान शायद अब तक नहीं गया हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल की पॉइंट्स नहीं है जिनको आपको ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपकी वोकेब बहुत स्ट्रांग होगी, है ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल अनुवाद के लिए वोकेब चाहिए, नहीं, अच्छा ऐसे लिखने के लिए भी तो अच्छा वोकेब चाहिए ना। और वोकेब में भी स्पेशली आप इडियम्स, फ्रेजेस, है ना, प्रोवर्ब्स, इनको फोकस करें। हम लोगों ने बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स को ना, और फ्रेजल वर्ब तो हमने भर भर के, जो हम अनुवाद अभ्यास हमारी जो पुस्तक है, जिसकी अभी जिसका प्री बुक चल रहा है, उसमें तो हमने भर भर के, मतलब 200 पैसेजेस हैं अनुवाद के लिए, मतलब अनुवाद प्रैक्टिस के लिए 200 पैसेजेस हैं, 100 हिंदी के और 100 इंग्लिश के, और उसके बाद में पूरा आपका यही है, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सप्रेशंस हैं वे हैं, वन लाइनर ट्रांसलेशन है, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, और प्लस आपका प्रीवियस ईयर का, तो उसको वो भी आपको मिल जाएगा, उससे भी तैयारी करो आप पूरा। उसके अलावा भी आपको कहीं से कंटेंट मिलता है, उसकी तैयारी करो आप। बहुत इंपैक्ट डालता है, बहुत इंपैक्ट डालता है। यदि आपने अपने एसे में 7 10 मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया ना हिंदी निबंध में, तो आपका मार्क्स वैसे ही 5 7 नंबर आप एडवांटेज में, 10 नंबर एडवांटेज में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपैक्ट डालता है। आपको भी लगता होगा, आप कहीं पढ़ते होंगे, कोई कोई भी साहित्य, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, यदि उसमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का, फ्रेजेस का जहां यूज किया गया, वो पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है, अगर समझ में आ रहा है तो जब आपको आता है तो इवेल्युएटर को भी आएगा, और जब आनंद आएगा तो नंबर आएंगे, आनंद ही तो नंबर लेकर के आएगा। तो आनंद को ढूंढना मतलब ही आप लोग कहाँ है, आनंद तब आएगा जब आप इन सारी चीजों को याद करोगे, इन सारी चीजों को दिमाग में रिटेन करोगे, ठीक है। जो भी एक एसे के, अच्छा चलिए, एसे के लिए तो हम बात हमने कल किया था, उसके लिए फिर हम बात करेंगे कि एसे के लिए एक शुरुआत में जो भी आपको कोई कविता की पंक्ति लिखनी है, या कोई संस्कृत का श्लोक लिख देना है ना, या कोई बढ़िया सा कोई मुहावरा, या कोई अच्छी सी लोकोक्ति, या कोई अच्छी सी कहावत से आपको शुरू करनी है, तो उसका एक पूरा कलेक्शन मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको एक पूरा कलेक्शन दे दूंगा, और अच्छा कलेक्शन दे दूंगा, टॉपिक वाइज। जैसे पिछली बार तो हमने दिया था तो ऐसे ही दे दिया था आपको कि आप अपने हिसाब से टॉपिक में फिट कर लेना। इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसको टॉपिक वाइज कलेक्ट कर रहा हूँ, कि अगर ये टॉपिक आया, या फिर अगर ये पंक्ति है, तो किन किन टॉपिक में संभावित रूप से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको हम लोग और परिष्कृत कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा, ऑलरेडी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काम में आएगा। लेकिन बाकी जो फ्रेजेस और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, है ना, हिंदी में मुहावरे, लोकोक्ति, इन सब की आपको तैयारी करनी है, स्ट्रेंथन करना है, वोकेब जो है आपको अपनी मजबूत करनी है। इसके लिए मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बताया था, कल भी बताया था, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि उसके ऊपर आप वर्क करें। न्यूज़पेपर जो है, आप रेगुलर 30 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब हिंदी का 30 मिनट्स और अंग्रेजी का 30 मिनट्स डेली, कम से कम अगले 30 दिन तो आप ये करें ही करें, 100% आपको ये करना है। उसमें जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि ये वर्ड मुझे नहीं पता है ना, तो उसको आप मार्क कर लें, थोड़ा सा उस वर्ड को उठा करके उससे 2 4 सेंटेंसेस फ्रेम कर लें, उसके बारे में थोड़ा सा आप मतलब सोचें, उसको सर्च करें, है ना। एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, उसको देखने का प्रयास करें। तो थोड़ा जब आप किसी भी वर्ड के साथ में थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे ना, थोड़ी मेहनत करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वर्ड आपके कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में जाकर के फिट हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एक अप्रोच होना चाहिए अपनी वोकेब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप
10 वर्ड लिख लिए और बैठ करके रट रहे हैं। बैठ करके रटेंगे तो ठीक है रहेगा, वो भी रिटेन करेगा, लेकिन 10 में से एक आध ही रिटेन करेगा। लेकिन यदि वर्ड कुछ अच्छा लगा आपको, आपने उसे उठाया और उठा करके थोड़ा सा उस वर्ड के साथ में ना आपने मतलब थोड़ा इंगेज हो गए, जैसे कुछ आपने उससे सेंटेंसेस बनाए, आप उसके कुछ और मीनिंग देखे, है ना, थोड़ा सा उससे संबंधित, तो थोड़ा सा आपने उसको समय दिया ना, तो फिर वो आपकी मेमोरी में परमानेंट रिटेन हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप रोज 20 सेंटेंस वर्ड उठा लो और उसको उसका हिंदी इंग्लिश रट जाओगे, याद हो जाएगा, लेकिन उसका रिटेंशन थोड़ा कम रहता है। थोड़ा सा आप अपने आप को उस वर्ड के साथ इंगेज करो, क्योंकि आपका लेवल अभी अप हो चुका है, आप सारे मास्टर्स हो, मतलब एमए पास करके ही तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए हो। तो आपको अपनी तैयारी भी उसी लेवल से करनी है, आपका अप्रोच भी उसी लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस दिया कि ट्रांसलेशन एंड यूज ऑफ इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स मे बी अ डिसाइडिंग फैक्टर, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ठीक है, मैं एक्चुअली स्लाइड पे काम कर ही रहा था, करते करते समय निकल गया, तो मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ। कुछ चीजें जो स्लाइड में नहीं लिख पाया हूँ, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, लिखना चाह रहा था। एक तो ये स्टडी के बाद चैलेंज लिखना रह गया, अक्ष फाउंडेशन स्टडी चैलेंज। आज से सीरियसली आप लोग शुरू कर दें, किसी का मैसेज मुझे नहीं मिलता है ना, बढ़िया तरीके से, और इतना बढ़िया तरीके से आप लोग नींद ले रहे हो ना, जाड़ा दस्तक दे रहा है, दीपावली छठ बढ़िया बीत गया है ना, दीपावली की मिठाइयां घर में भरी भरी पड़ी हैं, रात को खाने के बाद 2-4 खाते हो आप लोग सीधा 9:30 बजे, और सुबह 6:30-7 बजे से पहले आप लोग नहीं उठ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है 6:30 बजे भी सब लोग नहीं आ रहे हैं सुबह के सेशन में, जो यूपीएससी वाले हैं। कहाँ आ रहे हो आप लोग? 6:40 का मैं आपको समय देता हूँ, 6:45 का, 6:45 में सेशन शुरू होता है, फिर 6:50 में आपको शेकअप देता हूँ, भाई गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, सेशन शुरू हो गया। तो फिर 6:55 6:60 तक, मतलब 7 बजे तक आप लोग आराम से जो है तसल्ली से फिर जुड़ते हो, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग जो है इन चीजों को थोड़ा सा अब मतलब कर्टेल करिए, नींद को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए। फिर उसके बाद जब आपका पेपर 2 हो जाएगा 31 दिसंबर को, फिर बढ़िया पार्टी करना आप लोग, न्यू ईयर पार्टी। फिर जनवरी में सोते रहना 1-1.5 महीने, आप सो जाओ, फिर कोई आपको जगाएगा नहीं, मैं भी कॉल नहीं करूंगा। हाँ, उतनी ज्यादा नींद आ रही है, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है ना, मुझे सब पता है, सबके नाम भाई ने मुझे पता है कि कौन लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन लेट ज्वाइन करते हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अगले 30 दिन आप लोग जो है ध्यान रखें, स्टडी चैलेंज आप लोग 100% करें, डेली मैसेज डालें ना, आज से आप शुरू करें, और मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोगों के मैसेज देखना। तो क्या करना है स्टडी चैलेंज में, अभी हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। पहले जब हम पेपर 1 में स्टडी चैलेंज कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, अब हमारे पास बिल्कुल एकदम क्लियर है कि क्या है, हमें ऐसे की प्रैक्टिस करनी है और हमें क्या अनुवाद की प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आपको रात को स्टडी चैलेंज करने हैं, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज, जो हमारा एक हमारी जो मॉडलिटी है, उसमें आप कभी जैसे आप अपना एक रूटीन बना लें, तो कभी आपने जैसे अनुवाद किया, आप अनुवाद की प्रैक्टिस करें, आप ऐसे के ऊपर काम करें। रात को यदि जैसे कुछ लोगों को रात में लिखना अच्छा लगता है, जैसे लिखते हैं तो नींद नहीं आती है, कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, अलग अलग मतलब है कि मैं रात को पढ़ूंगा तो नींद आ जाएगा, लिखने से नींद नहीं आएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि लिखने से आपको नींद नहीं आती है, तो आप अनुवाद करें, ऐसे लिखे। रात को 2 घंटे का आपका समय है, तो आप ऐसा प्लान कर ले कि मैं जो ये पेपर है 2 घंटे का, वो मैं रात को कंप्लीट कर लूंगा, 12 से 2 के बीच में कर लूंगा, या 10 से 12 के बीच में कर लूंगा, या 11 से 1 के बीच में कर लूंगा, है ना। क्योंकि पढ़ने से कई बार नींद आती है ना, सबसे अच्छा वो बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स इज स्टडीज, मतलब रीडिंग। जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बढ़िया तरीके से आप जो है एक किताब लें, और बढ़िया तरीके से किताब लेकर के आप पढ़ना शुरू करें, शानदार तरीके से जो है आपको मतलब एकदम ऐसी प्यारी नींद आएगी, है ना। 2 पेज पढ़ने के बाद तो पलक झपकनी शुरू हो जाती है। तो ये है ना। सो ऐसा नहीं करना है ना, सोना नहीं है, नींद आया तो सोना नहीं है, नींद आया तो क्या करना है, क्या करना है? लिखना है सर। लिखना है सर लिखना पहले है, तो मुंह ही नहीं धोना है। तो हाँ हाँ, मुंह धो लेना है, थोड़ी चाय पी लीजिए, नहीं तो जैसे अगर आपको लेट के पढ़ के नींद आ रही है ना, तो आप बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़ के नींद आ रही है तो खड़ा होकर जाइए, खड़ा हो जाइए, किताब हाथ में ले लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना, किताब हाथ में ले लीजिए और अपना टहलते रहिए, और टहल टहल के पढ़िए, पढ़ना ही तो है, और सोना नहीं है। लेकिन हमको सबसे आसान क्या लगता है, नींद आ रही है तो सो जाते हैं, और फिर हम अपने आप को बढ़िया तरीके से जस्टिफाई भी करते हैं, नहीं नहीं नींद आई तो सो लेनी चाहिए, सो लेने से ना दिमाग फ्रेश हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, नींद आ रही है ना, 10 मिनट सो लेता हूँ, 10 मिनट बाद में उठूंगा मैं, और वह 10 मिनट के बाद अगले दिन सुबह 6:30 बजे होता है। ऐसा नहीं करना है। नहीं तो हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, पढ़ाई करते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे पंडित जी लोगों लोगों के ना यहाँ बाल लंबे होते हैं, जिसको हम
मतलब है ना, अलग अलग नाम सर ये उसकी कहानी मैंने हमेशा सुनी है। हाँ, तो वो क्या करते थे कि उसमें एक रस्सी बांध लेते थे और ऊपर शीलिंग में ना उसको बांध देते थे, ठीक है ना, और जैसे नींद आएगी तो वैसे वो झुकेगा तो उनका बाल खींचेगा तो जग जाएंगे। तो आप लोगों के लिए तो ये अच्छा है ना, बढ़िया सिस्टम है। तो ऐसा भी मतलब यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के लिए सोता हूँ, पता नहीं कैसे 7 बज जाता है। हाँ, पता नहीं कैसे बजता, नहीं सब पता है आपको कैसे बजता है। तो इन चीजों को अब थोड़ा अवॉइड करना है, इन चीजों को इग्नोर करना है, और मतलब अवॉइड करके इसके ऊपर थोड़ा आपको पहले इसके ऊपर विजय पाना है, फिर आप जो है पेपर 2 में विजय पाएंगे। तो ये आप करें, स्टडी चैलेंज करें 100% प्रतिदिन 2 घंटे कंपल्सरी। तो ये सारे आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करने हैं अगले 2 महीने तक। मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर करना है। हाँ, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं आप में से, मुझे पता है कि जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और आईबीपीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तीनों मतलब, या फिर जैसे कुछ लोग एसएससी आईबीपीएस कर रहे हैं, कुछ लोग एसएससी यूपीएससी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि जो लोग यूपीएससी का कर रहे हैं तैयारी इंटरव्यू के लिए, उनको थोड़ा सा इंटरव्यू को ना आप वेटेज कम कर दीजिए, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा इंटरव्यू के लिए। अभी तो कुछ भी आया नहीं यूपीएससी की तरफ से, इट विल टेक टाइम, ठीक है। आपके सामने एसएससी है, डेट आपके पास क्लियर है, आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब पेपर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, पेपर 2 के लिए आपको एग्जाम देना है। तो आप यूपीएससी को थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर दीजिए। आप आधे घंटे 1 घंटे का समय रखिए। हम लोग जो भी क्वेश्चन डेली आपको देते हैं उसमें से 2 4 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, उसमें से 1 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। बाकी 1 घंटे जो हमारा सेशन होता है उसमें सुनिए, जब आपका टर्न आता है तो एक आध क्वेश्चन आप बोल लीजिए। बेसिकली ओरेशन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी ओरेशन प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी समय जो है आप मैक्सिमम टाइम अपने प्रिपरेशन पे लगाएं, किसके, एसएससी जीएसटी पेपर 2 के प्रिपरेशन पे लगाएं। तो मैक्सिमम टाइम से इतने टाइम करना क्या है, इतने टाइम आप जो है अगर संभव हो तो दिन में 2 बार ये प्रैक्टिस दोहरा लें। कौन सी, 2 घंटे की। अगर आप फुल टाइम करें, एक सुबह और एक शाम को। सुबह 2 घंटे 2 पैसेज अनुवाद और 2 ऐसे, शाम को 2 पैसेज अनुवाद और 2 ऐसे। उसके बीच में अखबार पढ़ें, अगर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं। आप जितना पढ़ेंगे, जितना नॉलेज आपके पास, अगर आप कोई मैगजीन, अगर आपको पढ़ने का शौक, मतलब मैगजीन इन द सेंस की जो भी जैसे योजना वगैरह हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इस तरह के मैगजीन, विज्ञान प्रगति यदि आप पढ़ रहे हो, जो भी मैगजीन यदि आपको पढ़ने का शौक है, आपके पास आता है तो मैगजीन है उसको पढ़ें। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं ना, जितना पढ़ेंगे इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब पढ़ने का मतलब मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, आपके अनुवाद के लिए भी वो काम आएगा और आपके ऐसे राइटिंग के लिए भी काम आएगा। कंटेंट भी मिलेगा आपको ना, कंपोजिशन पे भी आपकी पकड़ होती जाएगी, आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इसके ऊपर आपको काम करना है। 1 से 1.5 घंटे का समय आपको देना है। अपना जो भी आपने अपना ऐसे लिखा है या आपने जो भी अपना अनुवाद किया है उसको रीड करें। जैसे आपने मॉर्निंग में मान लीजिए 2 पैसेज का अनुवाद किया, तो शाम को आप दोबारा रीड करें और देखें कि आपने कहाँ गलती करी है। अनुवाद को ना आप एक अनुवाद को एक बार ना करें। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे पैसेज मैंने एक बार दिया, आपने अनुवाद कर दिया, खत्म, नहीं, उसको 2 3 बार। अब हर बार जब अनुवाद करेंगे ना, हर बार आपका अनुवाद पहले से बेहतर होगा। जैसे आपने एक बार अनुवाद कर दिया, आप जो दोबारा पढ़ेंगे आपको लगेगा यहाँ मैंने गलती करी है, इसको मुझे इंप्रूव करना चाहिए, दोबारा करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। इससे क्या होगा कि आपका ना एक अप्रोच जो है ना ट्रांसलेशन की, टुवर्ड्स ट्रांसलेशन, वो थोड़ा इंप्रूव होता जाएगा। आपको समझ में आता जाएगा कि इस तरह के यदि पैसेज सेंटेंस आते हैं तो किस तरीके से हम सोचें, किस तरीके से करें, किस तरीके से हम इसको मतलब इसका अनुवाद करें, ताकि ये अपने सबसे मतलब सबसे सटीक फॉर्म में ये अपने निकल करके आ जाए। ठीक, तो ये आपने करना है। जो लोग आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब आईबीपीएस और जीएसटी में तो वैसे ही ये तो मतलब राइवलरी हो गई है। अब इसका तो खैर कुछ कहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक ही दिन पे है। अब ऐसा यदि कोई मिरेकल हो जाए कि एक ही दिन पे भले हो लेकिन सुबह शाम हो जाए, या कुछ इस तरीके का मतलब ऐसा चमत्कार टाइप कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर आप लोगों को क्या है, ये समझ करके देखना है कि एक एग्जाम जैसे आईबीपीएस का पेपर 1 है और एसएससी का पेपर 2 है। इसके बाद एसएससी का पेपर 2 दे लिया आपने, अगर अच्छा कर लिया तो इसके बाद आपका कोई एग्जाम नहीं है, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। जबकि आईबीपीएस में पेपर 1 देंगे, सिलेक्ट होते हैं तो फिर पेपर 2 देंगे, फिर सिलेक्ट होते हैं तो आप इंटरव्यू देंगे।
फिर आपका मेरिट बनेगा और तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इन चीजों को भी आपको समझ लेना है। पिछले वर्ष कई सारे ऐसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अपने साथी थे जो लोग बैंक में भी सिलेक्ट हुए और वे लोग एसएससी में भी सिलेक्ट हुए एंड दे प्रीफर्ड ज्वाइनिंग एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट रादर देन बैंक। तो ये चीजें भी आपके सामने है ना, तो आप इसको समझ सकते हैं। स्पेसिफिक अगर किसी को इसके बारे में कोई गाइडेंस या स्पेसिफिक कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। पर मैं हमेशा ये कहूंगा कि यदि आपने एसएससी का पेपर 1 क्लियर कर लिया है और यदि आप 140 प्लस मार्क्स में हैं तो आप पेपर 2 के लिए बिल्कुल भी आईबीपीएस के पेपर 1 के लिए एसएससी के पेपर 2 के प्रति कोताही ना बरतें। आप जरूर इसकी तैयारी उसी सिंसियरिटी के साथ में करें। अब ये तो समय बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जो हमने कल बात करी थी और जो हमारी बात रह गई थी कि हमारा ट्रांसलेशन के लिए एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ट्रांसलेशन कैसे करना है ना, ये इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग कई सारे सेशन कर चुके हैं। जो बुक भी आपको आपके पास आ रही है उसमें भी बहुत डिटेल में हमने इन सारी चीजों के बारे में बात किया हुआ है ना, ट्रांसलेशन को लेकर के आपके क्या अप्रोच होने चाहिए, किस प्रकार से करना है ना, तो सारी चीजें हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे पैसेज वहां भी मिल रहे हैं, हम भी प्रतिदिन आपको पैसेज दे रहे हैं, तो वो सब ठीक है। एक विशेष बात जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आज, एक तो ये कि जो अनुवाद आप करते हैं उसके ऊपर मार्किंग पैटर्न क्या होता है। मतलब भाई आपने अनुवाद किया, जैसे यहाँ पे अभी लगभग 75-80 लोग इस सेशन में हैं, तो अगर मैं एक पैसेज आप लोगों को देता हूं तो सब लोग अनुवाद करेंगे। अर्थ अगर आप सब समझ गए, गलत कौन करेगा? जो अर्थ नहीं समझ पाएगा। या फिर गलत कौन करेगा? जो मैं पैसेज आपको दूंगा या जो सेंटेंस आपको दूंगा उस सेंटेंस का सेंटेंस के किसी शब्द का अर्थ या मीनिंग आपको ना पता हो। जैसे मैं अगर एक सिंपल सेंटेंस आपसे, एक सिंपल छोटा सा सेंटेंस आपसे कहूं कि खिड़की से पर्दा हटाओ, है ना, खिड़की से पर्दा हटाओ। अब यहां लगभग 75-80 लोग इस सेशन में हैं, आप अनुवाद करके बताएं मुझे क्या अनुवाद होगा इसका। Remove the curtain from window. Is it? Slide the curtain from the window. Okay. Slide the window curtain. स्लाइड, वो एक ही बात हुई, स्लाइड द विंडो फ्रॉम द कर्टेन, स्लाइड द कर्टेन फ्रॉम द विंडो या स्लाइड द विंडो कर्टेन, ठीक है, लेकिन 3 तरीके का हो गया। स्लाइड द कर्टेन, कर्टेन नहीं, कर्टेन। Curtain जी। Remove the curtain from the window. सर बस फ्रॉम की जगह ऑफ। अच्छा, आपको लग रहा है कि रिमूव द कर्टेन इज द राइट ट्रांसलेशन? No, sir. Remove cannot be the right answer, sir. नॉट रिमूविंग द कर्टेन एक्चुअली। Sir, draw the curtain. अनवील नहीं, अनवील इज समथिंग कि जैसे आपने एक बड़ी तस्वीर रखी है और आपने उसे पर्दे के पीछे छुपा के रखा हुआ है एंड देन यू वांट टू अनवील इट, है ना, उसको अनावरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये Sir, draw the curtains. एग्जैक्टली भी बोलते हैं। अंकिता सिंह जी ने बहुत सही इसका अनुवाद किया एंड दैट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, ड्रॉ द कर्टेन, है ना, जो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ड्रॉ द कर्टेन, ठीक है। किसी ने कहा रेज द कर्टेन, ठीक है, जैसे जो एक आजकल लोग कर्टेन आते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, Venetian blind. मॉडर्न वाले, हाँ, तो Venetian blind. हाँ, तो इन दैट केस यू कैन से कि रेज द कर्टेन। लेकिन जो हमारा एकदम बिल्कुल पारंपरिक पर्दा है ना, जो खिसकाने वाला है ना, तो उसका जो है ड्रॉ द कर्टेन इज द करेक्ट अनुवाद। अब आप देखिए एक छोटे से सेंटेंस का कितने सारे लोगों ने कितने अलग अलग तरीके से अनुवाद किया। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अनुवाद किसी का गलत हुआ, मतलब आपने अपने अपने तरीके से सही अनुवाद किया। कुछ लोगों के शब्दानुवाद हुए, कुछ लोगों के भावानुवाद हुए। जैसे एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं और आप सब लोग जानते भी हैं क्योंकि मैं हमेशा देता हूं कि अंग्रेजी में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फोटो खींचो, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Take a picture. Click a picture. पुल द फोटो,
Take a picture. Click a picture. क्लिक द फोटो, क्लिक द फोटो, क्लिक द पिक्चर। ठीक है। Take the photo, sir. हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अनुवाद में क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट हैं आपके अनुवाद में। जैसे आपने एक अनुवाद करके दिया, तो जब उसको जब इवेल्युएट किया जाएगा तो किन किन एस्पेक्ट पे आपको मार्किंग मिलेगी। कल हमने जैसे ऐसे के लिए इसमें बहुत डिटेल में बात करी थी, आज हम अनुवाद के लिए बात करेंगे, 10 से 15 मिनट बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट अगर मैं कहूं, आप बोलेंगे सर आप अनुवाद में आप अनुवाद को पहला एस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने पहले स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। आपने पहले प्रेजेंटेशन कर दिया। अनुवाद है तो पहला वेटेज या पहला फर्स्ट प्रायोरिटी तो अनुवाद को मिलनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं। तो मैं जो कह रहा हूँ आप लोग सोच के देखिएगा कि मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो टाई पहन के जाएं, सूट लगा के जाएं, सुंदर बढ़िया क्रीम पाउडर लगा कर जाए, फाउंडेशन वगैरह 1 किलो का। क्यों? इसका क्या क्या इसका संबंध क्या है नॉलेज से आपके? जी रीना जी कुछ बोल रही हैं? नहीं 1 किलो नहीं लगाना, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। आप लोग घबरा गए हो सर 1 किलो कैसे, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। है ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे आप जाएंगे ना तो आपको देख करके एक इंटरव्यू में जो बोर्ड बैठा हुआ है इंटरव्यू के लिए, उसके दिमाग में ना एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक पिक्चर, एक इमेज। वो भले ही लाख प्रयास कर ले, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपको देख करके इमेज क्रिएट नहीं करना है। एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी में कहावत भी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहीं से भी काट रहा हूं कि नहीं ऐसा सही नहीं है, ऐसा ठीक है। तो इसके बावजूद भी ये हमारा नेचर है, हमारी टेंडेंसी है, हम उससे नहीं बच सकते अनटिल अनलेस जब तक कि एआई मेड रोबोट्स इंटरव्यू लेना ना शुरू कर दें, अनटिल अनलेस जब तक कि एआई मेड रोबोट्स जो है वे हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर जांच करना ना शुरू कर दें। जब तक इंसान जांच करेगा ना, यह फैक्टर रहेगा एंड इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर आपके मार्क्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन सबसे पहला मैंने इसको लिखा, क्योंकि जैसे आपका पेज खुला तो सबसे पहले क्या दिखेगा? आपका प्रेजेंटेशन। और वो दिखते ही आप उसके दिमाग में ना एक मार्किंग पैटर्न बन जाएगा कि इसको कितना नंबर कहां से कहां तक देना है। प्रेजेंटेशन क्या क्या ध्यान रखना है हमको प्रेजेंटेशन में? हैंड राइटिंग नो डाउट, जितना सुधार सकते हैं सुधार ले। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो सकता है। हैंड राइटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात या 10 दिन में या 5 दिन में अच्छी हो जाए, पर जितना सुधार सकते हैं उतना सुधार ले। सुधार ले का मतलब क्या है कि तेज गति से लिखते हुए भी आपकी हैंड राइटिंग खराब ना हो, तेज गति से लिखते हुए भी आपके शब्द इस प्रकार से उकरे कागज पे कि वो पढ़ने लायक हो। पहले पेज का नहीं, आखिरी पेज का भी। पहले पेज का तो सबका ही सुंदर होता है, पहले पेज का तो सबका ही सुंदर होता है। मैं कई सारे कॉपीज जो हमारे कई मित्रों ने या साथियों ने मंगाया है एसएससी से, आरटीआई के थ्रू, अब उनकी कॉपी देख करके मैंने एक ये सिमिलर पैटर्न मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है कि पहले दूसरे पेज में तो क्या ही सुंदर लिखते हैं, और जैसे तीसरा चौथा पेज खत्म होता जाता है ना, फिर वो राइटिंग जो है ना इट स्टार्ट कन्वर्टिंग टू द डॉक्टर्स राइटिंग, और लास्ट पेज तक जाते जाते फिर तो भगवान भरोसे हो जाता है। कैसे सुधरेगा? कि यदि हम 2 घंटे में इतने शब्द लिखने की प्रैक्टिस करते जाएं लगातार लगातार लगातार, तो हम साफ लिख पाएंगे। आप थक जाता है सर, बिल्कुल सर, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए तो हमें अपने हमारा जो कैलिबर है उसे हमें एक्सटेंड करना है, उसे हमें बढ़ाना है। भाई आपको अगर मैं कहूं, आप में से जो लोग ऐसे हैं जो रेगुलर रनर नहीं है कि भाई आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन जो लोग दौड़ते हैं तो वो पहले 5 दौड़े, फिर 6 दौड़े, फिर 7 दौड़े, फिर 8 दौड़े, फिर 9 10 ऐसे करके कुछ लोग 40 किलोमीटर भी दौड़ लेते हैं, उससे ज्यादा भी दौड़ लेते हैं। दौड़ते हैं ना, असंभव तो नहीं है। वैसे ही लेकिन वो कैसे आता है? एक दिन में नहीं आता है, धीरे 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 अभ्यास करके आता है। और वही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, सेशन के शुरू से ही एक चीज मैं लगातार कहते चला जा रहा हूँ,
मतलब सेशन के क्या, जब से हमने ये बैच शुरू किया, इससे पहले का बैच शुरू किया, या इनफैक्ट जो अक्ष फाउंडेशन का आरएपीसी है ना, आरएपीसी जो है उसका नाम ही हमने रखा है कि राजभाषा अनुवाद अधिकारी प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन क्लब। हमने कोई कक्षा, क्लास, एकेडमी नहीं, ये कुछ है नहीं, हमारा है नहीं। हमारा क्या है, वी आर डूइंग क्लब एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो मैं बार बार इसी बात पे मैं जोर देता हूँ, ये प्रैक्टिस से ही सुधरेगा, ठीक है ना। हैंड राइटिंग, क्लैरिटी, किस चीज की, आपके वर्ड्स की। मैं यहाँ पे थॉट्स और आपके भावों की क्लैरिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ अनुवाद में या ऐसे में किसी भी चीज में। मैं यहाँ पे वर्ड्स की क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ कि साफ साफ शब्द हो, दिखने में पढ़ने में होने चाहिए। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था, मुझे बहुत खुशी हुई आज जब मैं आपके ऐसे की कुछ लोगों की कॉपी जांच रहा था, तो मैंने देखा कि मतलब हालांकि मैंने कल ही बताया है, उन लोगों ने पहले से ही वो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर उसी पैटर्न में लिखा है, मतलब शब्दों के बीच में उन्होंने प्रॉपर गैप दिया है। भले एक लाइन भी शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में कोई आपने कितना भी अफलातूनी लिख दिया हो, पढ़ने में ना आए तो क्या फायदा, पढ़ने में तो आना चाहिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी में एक चीज और आ जाती है, वो क्या, ज्यादा कटपीट नहीं करना है, ऐसा लिख करके पूरा घोषणा नहीं है। कोई तो ऐसा कट करता है कि मतलब ऐसा लगे कि सदियों तक वो वैसा दिखे, सारे रिफिल की स्याही उसमें डाल देनी है। नहीं, एक सिंगल कट कर दीजिए बस, दैट्स इट, समझ में आ जाता है, एक सिंगल कट, फिनिश। कभी भी कट करना एक सिंगल कट, अव्वल तो आप प्रयास करें कट करना ही ना पड़े, अगर करना भी पड़े तो एक सिंगल कट, दैट्स इट। इसीलिए इसका तरीका क्या है अनुवाद में विशेष करके, कि जो लॉन्ग रन सेंटेंसेस होते हैं उनका आप अलग से रफ में अनुवाद कर ले, थोड़ा सोच करके। जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग रन सेंटेंस है, तो उसमें आपने पहले सेंटेंस को क्या करना है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर ले। ये 4 सेगमेंट से बनके सेंटेंस बन रहा है, या 5 सेगमेंट से, मतलब उस एक वाक्य में 5 उपवाक्य हैं, ठीक है। और फिर उन 5 उपवाक्यों को अलग अलग लिख लें, और लिखने के बाद फिर आप उसको सिंक्रोनाइज करके और फाइनल अपने आंसर की सीट में लिख दें। ऐसा सभी से, ऐसा नहीं कि सर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं, सब सेंटेंस के साथ में नहीं करना है, केवल उन्हीं सेंटेंस के साथ में करना है जो बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत लंबे हो, और ऐसे 1 या 2 सेंटेंस आपको एक पैसेज में मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए भी, अनुवाद के लिए भी। उसके लिए तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी रहता है, शायद मेरे ख्याल से नहीं भी रहता हो तो आप लोग ये चीज करते हैं, पहले आप लोग करते थे, पर अब आपको ऐसा लगता होगा कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, क्या वो बच्चों वाला काम करें। नहीं, वो बहुत अच्छा पैटर्न था जो हम लोग करते थे, कि जैसे हमें आंसर शीट मिलती थी एग्जाम में, तो हम उसको पहले 1 फोल्ड करते थे, फिर 2 फोल्ड करते थे, फिर खोलते थे, और जो 1/4 बन जाता था हम उसको बोलते थे 1/4 छोड़ करके, और हम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ भी आपको अगर लेफ्ट में नहीं दिया हुआ है, लाइन खींचा हुआ नहीं है, तो आप लेफ्ट में 1/4 वाला पैटर्न बना ले। राइट में आपको 1/4 छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट में 1/4 का आधा, ठीक है, वहां से आप उसको फोल्ड कर ले, और फोल्ड करके, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना सा होगा, ज्यादा जगह भी छोड़ने से वो बहुत बेकार लगेगा, तो इतना सा होगा, और फिर वो एक आपकी लाइन बन जाएगी। मतलब लाइन खींचना नहीं, ऐसा नहीं कि स्केल पकड़ के लाइन खींचना नहीं करना है, आप जस्ट फोल्ड कर दे तो एक लाइन बन जाएगी, और फिर उसी मार्किंग तक जा करके आप अपने वर्ड्स खत्म करें। ऐसे लिखें जैसे आप लोग टाइप करते होंगे, तो जो आप लोग जस्टिफाई करते हैं, है ना, जो भी पैसेज टाइप करने के बाद, तो कितना सुंदर लगता है। और जो राइट अलाइन रहता है या लेफ्ट अलाइन रहता है, तो वो उतना सुंदर नहीं लगता है। तो हमेशा आप क्या करते हैं, टाइप करके फाइनल प्रिंट आउट करने से पहले आप इसे जस्टिफाई करते हैं। दिस जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो नीडेड इन योर पैसेजेस जब आप लिख रहे हैं। ये एक, आप इसको छोटी बात ना समझे, ये इतना पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा ना, कि आपको ये सिर्फ ये अलाइनमेंट आपको 4-5 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगा, आप हमेशा एडवांटेज में रहेंगे। तो प्रेजेंटेशन में आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर जैसा मैंने बताया कि चलिए अनुवाद में भी, अनुवाद जब आप करते हैं तो अमूनम अनुवाद में तो पैसेज चेंज नहीं होता है, मतलब अनुवाद में ऐसा नहीं होता है कि 2 पैसेज सॉरी 2 पैराग्राफ का अनुवाद नहीं होता है, एक ही पैराग्राफ आपको देता है नॉर्मली। पर यदि ऐसा है कि अनुवाद में पैराग्राफ चेंज ही कर दिया है गिवन पैसेज में, तो ऑब्वियसली आप जब अनुवाद करेंगे तो उसमें भी आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो बीच में एक लाइन छोड़ देंगे, मतलब एकदम दिखने में ना सुंदर लगे।
मकसद क्या है, दिखने में सुंदर लगे। 31 दिसंबर को नहीं, ये आज से शुरू कर देना है, आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगे जब आप लिखने के बाद जब दोबारा देखें तो लगे कि वाह क्या लिख दिया। आपको अपने लिखे हुए ऐसे और अपने किए हुए अनुवाद से प्यार हो जाना चाहिए, और ये आपको लगातार अभ्यास करना है। कब तक? तब जब लगातार अभ्यास करेंगे तब जाकर के 31 दिसंबर को वह उस कॉपी पे, जो आपकी कॉपी इवैल्यूएशन के लिए जाएगी, उस पे वह उसी रूप में आ पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम प्रेजेंटेशन हो गया पहला, जो आपको मार्किंग देता है। प्रेजेंटेशन में आप मान के चलें कि 10 से 15 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स तो कम से कम आपके प्रेजेंटेशन में आप सिक्योर कर लेंगे, यदि आप इस तरीके से, जैसा मैंने बताया, यदि आप बढ़िया प्रेजेंटेबल वे में आप लिख लेते हैं तो 10 से 12 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया। फिर अनुवाद के ऊपर आते हैं। अनुवाद में तो ठीक है, इसके ऊपर तो हमने कई सारे सेशन किए हैं, हमने बातें करी हैं, बुक में भी हमने दिया है, और जैसा हम लोग पहले भी कर रहे थे कि अनुवाद अनंत है ना, कितने ही तरीके से अनुवाद किया जा सकता है। पर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कहता हूँ, 2-3 बातें जो बार बार कहता हूँ, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात की जो गिवन पैसेज के जो भाव है, उसका जो सटीक अर्थ है, आपको उसको समझना है, और आपको बस ये सोचना है कि इसी बात को, जैसे आप अंग्रेजी से हिंदी में मान लीजिए अनुवाद कर रहे हैं, तो अंग्रेजी अपने अनुवाद पढ़ लिया, अनुवाद का आपने अर्थ समझ लिया, भाव आपको समझ में आ गया। अब आपको ये सोचना है कि यदि इसी बात को मैं हिंदी में कहता तो हिंदी में इसी बात को हिंदी भाषा की शैली में, हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में, हिंदी भाषा के बढ़िया शब्दों का इस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करते हुए मैं इस बात को किस प्रकार से कहता, है ना। जैसे क्लिक द फोटो, क्लिक द फोटो को हम हिंदी में फोटो दबाओ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फोटो खींचो। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतना। जिसको ये एकदम ब्रह्म वाक्य में आपको पता है, बिल्कुल सूत्र है ये, इतना सा जिसको समझ में आ गया, उसका अनुवाद तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत वापस जंप करके लिटरल ट्रांसलेशन में आ जाते हैं, नहीं करना है। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं, मास्टर हैं, और मैंने कई दफा इन बातों को आपको बताया है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये हमें ध्यान रखना है। इसको तो हम लोग खैर जो प्रैक्टिस करते हैं लगातार हम लोग अनुवाद का, उसमें तो करते ही रहते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं, तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है, प्रिसाइज अप्रोच। देखिए, आप जैसे मैं अनुवाद करता हूँ, कई बार आप लोग देखते होंगे जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं अनुवाद का, कि आप देखते होंगे कि अंग्रेजी में तो 3 लाइन में वह सेंटेंस है, या 2.5 में, या 2 लाइन में है। हिंदी में उसको मैं 1 से कम में ही निपटा देता हूँ, और सारे भाव उसमें आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में वो बात कहने का तरीका थोड़ा लेंदी होता है, अंग्रेजी में उसको प्रिसाइजली कहा जा सकता है, या अंग्रेजी में बड़ा होता है, हिंदी में उसको प्रिसाइजली कहा जा सकता है। एक शब्द है जो पूरे एक शब्द ऐसा होता है जो पूरे एक सेंटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनेक वाक्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसका पूरा भाव समेट लेता है अपने आप में। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुवाद करते वक्त अनुवाद आपका जितना प्रिसाइज रहेगा उतना अच्छा होगा। आप हमेशा इस बात का प्रयास करें कि आपका अनुवाद दिए हुए पैसे से छोटा हो, कम शब्दों में खत्म हो जाए। एक बात ध्यान रखें आप कि अनुवाद आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रांसलेशन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन पैसेज। ये भावों का अंतरण है, आप सिर्फ भावों को दूसरी भाषा में अंतरित कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज ट्रांसलेशन। कई दफा लोग ना ट्रांसलेशन करते करते व्याख्या करने लग जाते हैं, उसकी परिभाषा गढ़ने लग जाते हैं। नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिसाइज अप्रोच रखें आप अनुवाद करते वक्त, ठीक है। शैली आपकी, फ्लो आपका, ये सारे पॉइंट्स पे मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं कि जिस भाषा में आप अनुवाद, जो आपकी लक्ष्य भाषा है, उस भाषा की शैली से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके व्याकरण से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके शब्दों के साथ कोई छेड़छाड़, कोई खिलवाड़ आपको नहीं करनी है। आप दिए हुए पैसेज को, गिवन पैसेज का अनुवाद आपको लक्ष्य भाषा की शैली, लक्ष्य भाषा का व्याकरण, लक्ष्य भाषा की वाक्य संरचना, इन सब बातों को अक्षुण्ण रखते हुए, बिना डिस्टर्ब किए हुए आपको अपना अनुवाद, अपने भावों का संप्रेषण करना है, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस की चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वही सारी बातें हमने यहाँ भी डिस्कस करी है। तो मार्किंग, हाँ, हम मार्किंग पैटर्न की बात कर रहे थे। तो मार्किंग पैटर्न में पहला आपका प्रेजेंटेशन आ गया, फिर आपका ट्रांसलेशन आ गया। नो डाउट 50 नंबर है, तो उसमें से 20 मार्क्स आप ट्रांसलेशन का मान के रखें। आप जितना अच्छा ट्रांसलेशन करेंगे, आपको 20 में से उतने मार्किंग आपको मिलेंगे।
ठीक है, तो 20 नंबर आपका यहाँ सिक्योर हो जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं मार्किंग पैटर्न में। अगला आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्पेलिंग आ जाती है, कंपोजिशन आ जाता है, आपका सिंटैक्स, आपका पंक्चुएशन, है ना। कई लोग कॉमा लगाना ही समझते हैं कि तो फालतू का काम है, कौन इतना मेहनत करे, कॉमा कौन लगाना है, समझ जाएंगे, अल्प विराम अपने आप समझ जाएंगे, है ना, नहीं करेंगे। हिंदी में तो कॉमा के साथ साथ बिंदी देना भी भूल जाते हैं, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी की बिंदी सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थ का अनर्थ कर देती है हिंदी की बिंदी, लग के, और जहां लगाना चाहिए वहां न, अगर आपने नहीं लगाया है तो। है को है तो लिखते हुए मैं किसी को देखता नहीं हूँ, बहुवचन हो तो भी है, एक वचन हो तो भी है, नहीं करना है, लगाना है। हिंदी में बिंदी जरूरी है। वैसे ही इंग्लिश में भी पंक्चुएशन मार्क्स, जहां पे कॉमा है कॉमा लगाइए, सेमी कॉलन है सेमी कॉलन लगाइए, और ऐसा लगाइए कि दिखे, ऐसा नहीं कि वो उसी एक लेटर का ही पार्ट दिखने लगे और वो समझ में ना आए, लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपके ऐसे का, आपका जो पैसे जो भी आपने लिखा है उसका हिस्सा है पंक्चुएशन मार्क्स भी, तो उसको आपने इग्नोर अवॉइड नहीं करना है। वाक्य संरचना आपको सही रखनी है। अंग्रेजी में कई सारे लोगों का मैं देख रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही, मतलब ओपनिंग में ही आप लोग जो है पहला सेंटेंस ही आप जो अनुवाद करते हैं उसी में आप बड़ी गड़बड़ी करते हैं। तो पहले सेंटेंस को तो बड़ा सोच समझ के करें आप, क्योंकि कोई भी इवैल्यूएटर आपका पहला सेंटेंस तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, चाहे वो ऐसे का हो चाहे वो अनुवाद का हो, और अच्छे से पढ़ेगा। हो सकता है जो है थोड़ा सा आपका देख करके कम पढ़ के भी आगे निकल जाए, बट पहला और आखिर पढ़ना ही पढ़ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस के दौरान ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ठीक है सर हम 31 तारीख को ध्यान दे लेंगे, नेगेटिव नहीं होगा। तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रामर ना, इसके बारे में हम बार बार बात करते हैं कि आपको जो है ग्रामर पे ध्यान देना है, टेंस एंड वॉइस, है ना। टेंस जब तक बहुत ज्यादा इनेविटेबल ना हो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। जहां ऐसा लगे कि नहीं यहाँ टेंस चेंज करना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है, बिना चेंज किए हुए हम इसको हिंदी भाषा में वो भाव को संप्रेषित कर ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा, तब कर लीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। वॉइस चेंज करने का आपके पास वॉइस चेंज करने की लिबर्टी आपके पास अनुवाद में है, कर सकते हैं, पर मैं फिर भी यह कहता हूं कि जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो, अगर बिना चेंज किए काम चल जाता है तो आप मत करिए। जहां आपको लगता है कि नहीं चेंज करना बिल्कुल अपरिहार्य है वहां कर लीजिए, अदरवाइज ठीक है। नरेशन का आपको ध्यान रखना है, जेंडर, नंबर, ये जो भी बेसिक ग्रामर संबंधी गलतियां है वो आपको नहीं करनी है। तो ये आपको मार्किंग पैटर्न में ना, इसके ऊपर आपको मार्किंग मिलेगी। आपकी ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर आपके नंबर कटेंगे, अगर आपका सेंटेंस कंपोजिशन है उस पर आपके गलत नंबर कटेंगे, स्पेलिंग के ऊपर, पंक्चुएशन, कंपोजिशन, सिंटैक्स अगर आपका सही नहीं है उस पर नंबर कटेंगे आपके, और अनुवाद एंड मैंने जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके मार्किंग पैटर्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन है, ट्रांसलेशन है, स्ट्रक्चर है और आपका ग्रामर है, इसी में आपको 50 नंबर मिलने हैं। तो अगर आप ऐसा सोचे कि मैं बहुत अच्छा अनुवाद करके बाकी 3 को इग्नोर कर दूं चलेगा, तो नहीं, तो आपको 20 में से ही मिलेंगे ना नंबर, और हमें तो 50 में से चाहिए। टारगेट कम से कम 40 का रखना है कि 35 से 40 के बीच में स्कोर कर ले, तो मतलब 100% आपके हाथ में कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो उसके लिए हमें पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच बनाना पड़ेगा, समग्र तरीके से हमें अपना अनुवाद और ट्रांसलेशन, इन मार्किंग पैटर्न को, जो मैंने कल ऐसे के बारे में कल बताया था, अनुवाद के बारे में मैंने आपको आज बताया, इन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ये प्रिपरेशन करना है, इस मॉडलिटी को ध्यान में रखना है, और इन्हीं चीजों को आपको 31 तारीख को कट कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो ये सारी बातें थी जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, कुछ और रह तो नहीं गया? संडे के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। चलिए, तो ये हो गया मेरी तरफ से जो बातें मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, इन सारी बातों में से यदि आपको कहीं किसी बात पे कोई शक है, कोई संदेह है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप अब पूछ सकते हैं। सर जो इससे आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर टॉपिक जी, उसमें सर जैसे एक दिन था सर अनटचेबिलिटी पे से सर आपने दिया था,
तो सर किस किस पॉइंट को टच करना है उस ऐसे लिखते टाइम? वो 5-7 पॉइंट सर उसी में, उसी के नीचे मिल जाए तो सर एक डायरेक्शन मिल जाए लिखने के लिए। बाकी लिख तो रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तुषार जी। और सर दूसरी बात सर जी कि if you feels it right then you can drop the UPSC class of the morning. It will save 1 to 1.5 hours till 31st. नहीं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे संभवतः। वैसे ठीक है, आपने कहा तो हम बात करके कल सुबह देख लेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना जी। वो केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है। और तो अगर एक बच्चा के साथ भी अगर हमने कमिटमेंट किया है, तो अगर एक के लिए भी मेरे को करना पड़े तो मैं सेशन तो करता रहूंगा, क्योंकि मतलब फिर मेरे ख्याल से उतना ठीक है। हाँ, लास्ट में 1 वीक के लिए कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, दैट इज फाइन, बट 1 महीने के लिए करना इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। और वी नेवर नो ना तुषार जी की जनवरी मतलब अभी चल रहा है कि आप अगले हफ्ते में आ जाए, पहला लिस्ट वो लोग निकाल दें, स्क्रूटिनी शुरू कर दें, तो 1-2-3 हफ्ते में कर लेंगे। तो अगर जनवरी फर्स्ट वीक में ही हो जाए या सेकेंड वीक में मान लो हो जाए, तो हमारे पास सिलेबस तो भी है ना कवर करने के लिए, बहुत सारे लोगों का मॉक भी करना है। तो इसलिए देखिए मुश्किल तो है, मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं तो, पर ड्रॉप करना मुझे नहीं लग रहा है कि इतना संभव हो पाएगा। फिर भी कल हम एक बार सेशन में चर्चा कर लेंगे, देखते हैं ना क्या लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे मैं क्लासेस रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ जॉब की वजह से, तो मतलब जब ऑनलाइन चलता है तो मुझे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी क्या, जैसे आप इधर ट्रांसलेशन करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। मिल क्या जाएंगी, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस अपडेट होती रहती हैं आपकी, प्रतिदिन अपडेट होती है। तो सर कहाँ पर ये मिलेगा? इसी में गूगल क्लासरूम में? नहीं 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 नहीं, आप मुझे सेशन के बाद में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके सर। और सर जो यूपीएससी का जो आप तैयारी करवा रहे थे इंटरव्यू वाले का, जी जी जी, तो जो भी कंटेंट है वो मुझे मिल जाएगा सर? तो देखिए सारा कंटेंट का मैंने आपको सभी लोगों को लिंक दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बता देता हूँ, लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न, कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन? सर एसएससी में यूएफएम से कैसे बचे? जी डिस्क्रिप्टिव पेपर में, एसएससी में डिस्क्रिप्टिव पेपर में यूएफएम से कैसे बचे? नहीं, मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बस मुझे थोड़ी बात समझ में आ रही है, पूरी बात समझ में नहीं आई टेक्सन जी, आप फिर से बोलें एक बार। सर एक मिनट सर अनफेयर में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता है एसएससी के द्वारा, उससे कैसे बचे? उससे कैसे बचें? हाँ जी। अनफेयर मींस का मतलब चीटिंग नहीं, नकल नहीं करना है? नहीं सर, कई बार हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना, कोई पर्सनल डिटेल लिख दी, ऐसा कुछ होता है सर। मैंने कोई 3 साल पहले ये इशू सुना था एसएससी के द्वारा। क्या क्या क्या, फिर से बोलिए। प्रश्न लिखे तो जैसे मान को चलो जैसे मैंने कोई लेटर लिखा या हाँ। ऐसे लिखा, उसमें मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट की डिटेल लिख दी कि मेरे जिले में ये चीजें होती हैं, तो वो यूएफएम में डाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। देखिए यूएफएम का मतलब सीधा है, अनफेयर मींस का मतलब हुआ कि आप अपने एग्जाम में या तो नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बगल वाले से बात कर रहे हैं, बगल वाले से डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी कॉपी में देख करके आप लिख रहे हैं, है ना, इस तरह का। या आप कोई मोबाइल गैजेट लेके चले गए अंदर, आप उसका यूज कर रहे हैं, है ना, बीच सर में। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा सर। जी संतोष जी। सर ये है कि पहले था, ये लेटर में होता है, इससे में ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ओके जी सर, हाँ, बिल्कुल। जैसे लेटर में होता था लास्ट में भव दिया लिख के आप अपना नाम लिख दीजिए। हाँ नहीं 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 नहीं, वो भी तो इसी का पार्ट हो गया ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप इससे में ऐसा कुछ नहीं है सर। वो भी तो इसी का पार्ट हो गया। यदि भाई आपने लेटर लिखा और आपने उसके नीचे अपना नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, जी है जी ना, सर। तो आपने बोला भाई इंडिकेट कर दिया इवैल्यूएटर को, भाई फोन कर लेना, घर पहुंच जाएगा। जी जी सर, जी सर, पास वही करवा- वाला बात है। सर पास हाँ, करवा सर देना। इसी के बारे में कह रहा था। दैट इज ये मुद्दा अनफेयर मैंने मींस हाँ जी, तो जी, आपको करना ही नहीं है भाई, आपको तो करना ही, आपको अपने पूरे आंसर शीट में कहीं भी आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर नहीं लिखना है।
जैसे कि अब आप ध्यान में रख रहे हैं तो यही करना है कि ये सब लिखना नहीं बस। हाँ और सर वैसे भी जो लेटर्स वगैरह लिखने का फॉर्मेट अगर किसी एग्जाम में होता भी है तो उसमें तो क ख ग लिख के छोड़ दिया जाता है नाम में या जी फिर सर, जी। ABCD करके। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कॉपी के बीच में 500 रुपए का नोट कोई नहीं रखेगा। जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था कि वो हमको इस क्लास के अलावा और कुछ नहीं मिल पा रहा है सर। क्लास के अलावा तो आप मैसेज कर दीजिए ना मुझे। ओके सर। जी एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन करा था, सॉरी सर। जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके जी ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे। जी सर मुझे कुछ पूछना था कि एसएससी ने वेटिंग लिस्ट का कुछ रखा है, इस बार वेटिंग लिस्ट आएगी? नहीं, सर प्रणाम। आप अभी से क्यों हथियार डाल दे रही हैं? वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी से क्यों सोच रही हैं आप? यार आप अपना नाम सिलेक्टेड लिस्ट में देखो ना। ओके सर, जी सर। हाँ, रोज सुबह उठ के आप लोगों को सिलेक्टेड लिस्ट को विजुअलाइज करना है और देखना है कि मेरा नाम है उसमें, दिख रहा है। सर मैंने सिर्फ पढ़ा था उसके बारे में, तो मैं जस्ट कंफर्म कर रही थी कि शायद ऐसा हो। इसके बारे में वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा था। नहीं। सर 2023 में और भी वैकेंसी आने वाली है जीएसटी की, अदर डिपार्टमेंट में एसएससी के अलावा। टेकचंद जी, आपकी आवाज बहुत अस्पष्ट आ रही है। सर 2023 में अदर डिपार्टमेंट में एसएससी के अलावा और कोई वैकेंसी आने वाली है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। देखिए,